सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट सिस्टम और उसके खिलाफ जो ब्रिक्स मतलब अभी ब्रिक्स अभी एस्टेब्लिश कर रहा है अपना एक बैंकिंग सिस्टम। तो स्विफ्ट सिस्टम कैसे वर्ल्ड को मतलब एक कंट्रोल करके रखता है पूरा, मतलब स्विफ्ट सिस्टम का डोमिनेंस। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिक्स कैसे काउंटर कर सकता है स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। तो इसके बारे में आज पूरा हम टॉपिक समझेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं स्विफ्ट क्या है। देखिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये एक बेल्जियन बैंकिंग कोऑपरेटिव सिस्टम है जो सर्विस प्रोवाइड करता है किसके लिए, द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट्स बिटवीन लिमिटेड बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है क्या, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल मैसेजेस बिटवीन बैंक्स। जो भी मतलब बैंक्स के अंदर जो फाइनेंशियल मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके स्विफ्ट इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन समझिए कि लिमिटेड बैंक्स क्यों लिखा है। देखिए, जो भी बैंक स्विफ्ट सिस्टम के अंडर आते होंगे तो वही स्विफ्ट सिस्टम का एक्सेस पा सकते हैं। तो अभी देखिए, स्विफ्ट सिस्टम के अंदर 11,000 बैंक्स आते हैं। तो इन 11,000 बैंक्स को ही स्विफ्ट सिस्टम का स्विफ्ट का एक्सेस होगा। तो ये 11,000 बैंक ही स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू अपने टेलीकम्युनिकेशंस जो बैंकों के अंदर होता है, इंटरनेशनल बैंकों के अंदर, उसे कंट्रोल कर सकते हैं स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ करके। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है। देखिए, और सपोज़ आपकी एक बहन है जो यूएसए में रहती है। ठीक है, ये आपकी एक बहन है और आप अभी रहते हैं इंडिया में। तो आपकी बहन को आपको पैसा भेजना है तो वो कैसे भेजेगी? ऐसा तो नहीं है कि जैसे यूएसए और इंडिया के अंदर कुछ यूपीआई सिस्टम है, एक स्कैन कर लिया या फिर नंबर दे दिया पैसा भेज दिया, ऐसा तो नहीं है। और उसके बाद करेंसी का भी थोड़ा इशू रहता है। तो देखिए, तो आपके बहन का, सपोज़ आपकी बहन रहती है न्यूयॉर्क में या फिर न्यू जर्सी में सपोज़ रहती है। तो न्यू जर्सी में एक बैंक होता है, उनके बैंक का अकाउंट न्यू जर्सी के एक बैंक में होगा। ठीक है, तो न्यू जर्सी का जो भी बैंक, सपोज एक्स बैंक में उनका अकाउंट है। ठीक है, और आप इंडिया में शायद सपोज कर लीजिए वाई बैंक में आपका अकाउंट है। तो देखिए, न्यू जर्सी का जो एक्स बैंक है उसका एक मतलब जहाँ पे अकाउंट है आपकी दीदी का, तो वो तो एक बैंक हो गया, उसका एक करेस्पोंडेंट बैंक भी होता है जिसे हम कहते हैं सेंडर्स करेस्पोंडेंट बैंक। इस केस में आपकी दीदी सेंडर है, इसलिए ये होता है सेंडर्स करेस्पोंडेंट बैंक। तो इसका एक तो इस बैंक का एक करेस्पोंडेंट बैंक होता है। तो वो बैंक क्या करता है ना, एक स्विफ्ट कोड जनरेट करता है। ठीक है, वो बैंक एक स्विफ्ट कोड जनरेट किया तो आपका बैंक जो अभी इंडिया में है उसका भी एक करेस्पोंडेंट बैंक होगा जिसे हम कहते हैं इस केस में रिसीवर बैंक। ठीक है, तो इस वाई का भी एक करेस्पोंडेंट बैंक होगा और एक्स का भी एक करेस्पोंडेंट बैंक होगा। ठीक है, तो ये जो वाई एक्स है, एक्स ने एक स्विफ्ट कोड जनरेट किया और ये स्विफ्ट कोड वाई के करेस्पोंडेंट बैंक को भेजेगा कि देखो इस स्विफ्ट कोड में इतना मतलब उस कोड में ऑलरेडी होता है कि इतना पैसा भेजना है, ये इतना डॉलर कन्वर्सन होना है। तो सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड होके होता है, कोड है। ठीक है, तो जब रिसीवर बैंक इस कोड का एक्सेस पा लेता है और पता चलता है, सपोज आपकी बहन ने आपको $10,000 भेजना होता है। ठीक है, तो आपकी बहन ने इस मतलब इस बैंक ने एक कोड भेज दिया और आपके रिसीवर बैंक ने एक कोड, उस कोड को प्राप्त हुआ उसको, और उसमें पता चला कि $10,000, अच्छा $10,000 भेजा है तो वो इंडियन रुपीज़ में INR में कन्वर्ट करके आपके बैंक के खाते में जमा कर देगा, फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो स्विफ्ट सिस्टम का यही काम है कि वो एक इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि स्विफ्ट कोड का मतलब स्विफ्ट कोड कैसा होता है। तो देखिए, स्विफ्ट कोड जनरली 8 से 11 कैरेक्टर के अंदर होता है। ठीक है, उनमें से पहले 4 कैरेक्टर्स होते हैं बैंक के कोड, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स 2 कैरेक्टर्स होते हैं कंट्री कोड, उसके बाद 2 कैरेक्टर्स होते हैं लोकेशन कोड, उसके बाद 3 कैरेक्टर होते हैं ब्रांच कोड। बैंक कोड मतलब कौन सा बैंक है, न्यू जर्सी में सपोज एक्स बैंक है तो उसका एक कोड होता है, एक सब बैंक का एक अलग अलग कोड होता है। तो ये एक कोड है। उसके बाद कंट्री कोड, किस कंट्री में, यूएसए में है तो यूएसए का कुछ कोड होगा, कंट्री बैंक का कोड, तो वो। उसके बाद लोकेशन कोड, न्यू जर्सी में है या फिर न्यूयॉर्क में है या फिर टेक्सास के किसी जगह पे है तो वैसे। ठीक है, इसका एक होता है लोकेशन कोड। उसके बाद आता है ब्रांच कोड। ठीक है, ब्रांच कोड मतलब न्यू जर्सी में किस इलाके में उसका ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है, तो वो एक होता है ब्रांच कोड। ठीक है, तो स्विफ्ट सिस्टम के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे कि स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे कहते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ क्या है, स्विफ्ट सिस्टम क्या यूज़ होता है, स्विफ्ट सिस्टम इतना इम्पैक्टफुल कैसे है। ठीक है, उसका यूज़ के बारे में हम समझेंगे।
तो स्विफ्ट सिस्टम जनरली 3 कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहला है फाइनेंशियल मैसेजिंग, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरा है इंटरबैंक कम्युनिकेशन। तो इसको डिटेल वाइज समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल मैसेजेस में कैसे यूज होता है। देखिए स्विफ्ट सिस्टम प्राइमरली सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। देखिए सपोज बैंक ए एक्स है और एक बैंक वाई है, तो उनके बीच कुछ पेमेंट्स वगैरह हुए तो स्विफ्ट सिस्टम मैनेज करता है कि ये मतलब देखो पैसा तो ऐसा नहीं होता कि स्विफ्ट के द्वारा शिप्स के द्वारा शिपिंग होता है कि पैसा यहाँ से आया यहाँ से गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक जनरली मैसेज जाता है, पहले टेलनेट के थ्रू जाता था, अभी एक मतलब स्विफ्ट एक सिक्योर स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जैसे कुछ पेमेंट्स हुआ तो उसका एक मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहा, वैसा कुछ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉपिक को, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए आपका कंपनी है एक्स और आप और एक कंपनी सपोज यूके में है वाई, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी कंपनी के पास सब चीज़ प्रेजेंट है कि या फिर आपकी कंट्री में सब कुछ मतलब प्रोडक्शन होता है। तो क्या कहते हैं ना, आपकी कंपनी सपोज यूके से कुछ इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहा होगा। ठीक है, तो इंटरनेट तो सपोज आपने यूके से कुछ इंपोर्ट किया तो यूके को पेमेंट करना है ना, यूके की उस कंपनी को, वाई कंपनी को। तो उसमें स्विफ्ट सिस्टम का एक रोल होता है क्योंकि आपके बैंक एक्स कंपनी का एक बैंक अकाउंट मतलब एक बैंक में अकाउंट वगैरह होगा या फिर किसी भी कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह एक बैंक से हो रहा होगा और वाई का भी ऐसा ही होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, दोनों बैंक स्विफ्ट कोड का यूज़ करके अपने आप के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं इंटर बैंक कम्युनिकेशन। तो देखिए कुछ फंड्स का ट्रांसफर होना हो या फिर कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करना हो कि अच्छा हाँ इसने सपोज इस बैंक ने ट्रांजैक्शन किया तो ये सटीक ट्रांजैक्शन है या फिर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रांजैक्शन वगैरह आया है या किसी जेन्युइन आदमी ने ट्रांजैक्शन किया है, जेन्युइन कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया है, उसके कारण होता है स्विफ्ट बैंक का मतलब स्विफ्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्विफ्ट सिस्टम का डोमिनेशन क्या है। देखिए स्विफ्ट सिस्टम एक बहुत ही बड़ा डोमिनेट रोल प्ले करता है। आपने आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक। तो स्विफ्ट सिस्टम में यूएसए और बाकी कुछ कंट्रीज़ का भी डोमिनेट होता है। तो अभी हम समझेंगे कैसे। देखिए स्विफ्ट का कहना है कि हम भाई हम किसी से मतलब किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं है और कोई भी कंट्रीज हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं है। हम जनरली स्विफ्ट कहता है कि हम 3500 शेयर होल्डर्स के फर्म्स के द्वारा चलते हैं और हमारे यहाँ पे 25 बोर्ड मेंबर हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जनरली देखिए मेरा मानना ये है कि जो भी 25 बोर्ड मेंबर्स हैं ये जनरली G10 कंट्रीज़ के बोर्ड मेंबर्स ही हो गए या फिर यूएसए के भी कुछ मेंबर्स हो गए, तो वैसे ठीक है। वैसे यूएसए भी G10 का एक पार्ट है, तो ये आई होप। देखिए उसके बाद आते हैं यूएसए का रोल क्या है, यूएसए स्विफ्ट को कैसे डोमिनेट करता है, यूएसए का सैंक्शंस कैसे स्विफ्ट का यूज़ करके यूएसए कैसे सैंक्शंस डालता है। तो देखिए यूएसए का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है स्विफ्ट में। क्यों रोल प्ले करता है यूएसए, इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है, इसका मेन रीज़न है इस चीज़ का, यूएस डॉलर का। देखिए आपको आज पता होगा कि आज वर्ल्ड में 80% ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। ठीक है, यूएस डॉलर में होता है। तो एज ए रिजल्ट यूएस डॉलर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर देता है वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, वर्ल्ड के जो भी ट्रेड होता है उसमें यूएस डॉलर का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। जो भी पेमेंट्स वगैरह करना, क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। अभी आप कहेंगे हज अच्छा आप आज से उठेंगे कहेंगे इंडिया के कहेगा कि अच्छा हम भी ट्रेड करेंगे, हम आईएनआर में ट्रेड करेंगे। तो इंडियन करेंसी मतलब अभी तक तो मतलब इतना अच्छा स्टेबल करेंसी नहीं है। इंडियन करेंसी आईएनआर हो गया या फिर चाइना के युआन हो गया या फिर किसी और कंट्री का कुछ करेंसी वगैरह हो गया, वो इतना स्टेबल नहीं है। आज यूएस डॉलर एक बहुत ही स्टेबल करेंसी है। अप टू वर्ल्ड war 2 ये बना है, उसके पहले पाउंड स्ट्रेलिंग था। तो देखिए तो यूएसए का एक स्टेबल करेंसी है यूएस डॉलर, और एज ए रिजल्ट मतलब जो भी 80% ट्रेड होता है वर्ल्ड में वो यूएस डॉलर से होता है। तो क्या होता है ना, यूएसए का एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेजेंस होता है स्विफ्ट के पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस वगैरह डिसाइड करने में, उसका एक फ्रेमवर्क डिसाइड करने में, स्विफ्ट का एक फ्रेमवर्क डिसाइड करने में यूएसए का बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है। और वो क्यों होता है ना, यूएस डॉलर के कारण। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि G10 का इम्पैक्ट क्या है। देखिए G10 में पहली बात समझ लीजिए, G10 में यूएसए भी आता है। तो G10 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं वो पहले आप देख लीजिए। बेल्जियम आता है, ऑब्वियसली बेल्जियम आएगा क्योंकि स्विफ्ट एक बेल्जियन कोऑपरेटिव सोसाइटी है।
उसके बाद कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, नीदरलैंड्स आता है, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और यूएसए। ये 10 देश मिला के होते हैं G10 कंट्रीज़। ठीक है, इनमें एक एशियन देश है जो मतलब जापान है, बाकी सब तो जनरल वेस्टर्न कंट्रीज़ ही है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये G10 वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं और स्विफ्ट सिस्टम को मैनेज करते हैं ये G10। ठीक है, तो G10 का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है क्या, स्विफ्ट का पॉलिसीज़, प्रोटोकॉल्स या गवर्नेंस डिसाइड करने में, क्योंकि जो भी इन कंट्रीज़ का डिसीजन होता है वो एंड में स्विफ्ट का डिसीजन होता है, क्योंकि इन 10 देश मिलके स्विफ्ट को जनरली चलाते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट के ऊपर इनका कैसा इन्फ्लुएंस है, कैसा कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 10 कंट्रीज़ हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ है G10 के, उनमें से बहुत सारे देश यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं। ठीक है, यू के अंडर आते हैं। तो आज रिजल्ट यू का भी आपको बताएगा, यू का एक सेपरेट पार्लियामेंट है। ठीक है, यू का एक सेपरेट पार्लियामेंट भी है। तो उस पार्लियामेंट में जो डिसाइड होगा, तो ये जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं उनको भी कुछ मानना होगा, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड हुआ होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अच्छा ये सैंक्शन लगेगा, इस कंट्री के ऊपर स्विफ्ट का सैंक्शन लगेगा, या फिर स्विफ्ट को मतलब आपके बैंकों को ऐसा करना होगा, तो क्योंकि देखिए G10 कंट्रीज़ के जो भी बैंक है उनका एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, G10 कंट्रीज़ का एक सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक जनरली स्विफ्ट सिस्टम को मतलब वो ही कंट्रोल करता है। आप समझ लीजिए G10 कंट्रीज़ का स्विफ्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एज ए रिजल्ट तो यूरोपियन यूनियन में जो पार्लियामेंट में जो भी डिसाइड होता है वो स्विफ्ट जो भी बाकी यूरोप के देश है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, उनको बैंकों को भी मानना होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है ना, स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहता है उनका, यूरोप का और यूएसए का, क्योंकि यूएसए का तो देखिए यूएस डॉलर में पेमेंट्स होता है, तो एज ए रिजल्ट यूएसए का भी डोमिनेंस रहा। और यहाँ से आपको समझ गए होंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन के थ्रू यूरोप का भी डोमिनेंस रहता है, G10 का कैसे डोमिनेंस रहता है। ठीक है, तो अब हम टॉपिक में आते हैं कि स्विफ्ट का यूज़ करके कैसे एक मतलब स्विफ्ट के सैंक्शन आप समझते होंगे कि आपने बहुत बार सुना है कि अगर इसके ऊपर स्विफ्ट सैंक्शन लग गया ना, तो भाई ये कंट्री तो बर्बाद हो जाएगा, ये कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, इस देश का इकोनॉमी पूरा गया। तो स्विफ्ट का कैसे यूज़ होता है, देखिए हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं ईरान। देखिए ईरान के ऊपर स्विफ्ट सिस्टम का सैंक्शन लगा था 2012 में। ठीक है, ईरान के ऊपर स्विफ्ट का सैंक्शन लगा था। क्यों लगा था, देखिए यूएसए का मानना था, यूएसए और उनका एलाइज का मानना था कि ईरान अभी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है। तो यूएसए को डर था कि ईरान का अगर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया ना, तो ये मतलब उनका इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा मतलब एक मेजर इशू आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। उसके अलावा मिडिल ईस्ट में आपको पता होगा अभी यूएसए भी बहुत डोमिनेट करता है बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या फिर यूएई हो गया। तो उस यूएसए को रिप्लेस करके ईरान आ जाएगा। ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा मतलब रोल हो जाएगा ईरान का, क्योंकि उसके पास क्या होगा ना, न्यूक्लियर हथियार हो जाएगा। और न्यूक्लियर हथियार तो आपको पता होगा जिस कंट्रीज़ के पास होता है, तो उनसे ऑब्वियसली एक कंट्री डर के ही रहता है। और उसके बाद यूएस को भी डर था कि ईरान कभी भी हमारे ऊपर हमला कर देगा न्यूक्लियर अटैक का, तो हम क्या करेंगे। तो वो सब कुछ ईरान मतलब यूएसए का डर था और उसके एलाइज को भी डर था। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ ना, उन्होंने एक मतलब डिप्लोमेटिक चैनल्स वगैरह खोले और प्रेशर किया कि स्विफ्ट को डिस्कनेक्ट इरानियन बैंक्स फ्रॉम इट्स नेटवर्क। ठीक है, 2000 इन मार्च 2012 स्विफ्ट डिस्कनेक्टेड सेवरल इरानियन बैंक्स। देखिए ये ऐसे कैसे कैसे होता है, स्विफ्ट हर कंट्री के हर बैंक को डिस्कनेक्ट नहीं करता उनके सिस्टम से। वो मेजर बैंक्स को, जो भी मेजर बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया में एसबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, या फिर एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो जैसे वैसे भी ईरान में कुछ बड़े बड़े बैंक्स हो गए, तो उन बैंक्स को टारगेट करता है स्विफ्ट सिस्टम की। अच्छा इन बैंक्स को निकाल दो, क्योंकि उन बैंक के थ्रू ही मेजर ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर उन बैंक को निकाल दिया, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, तो एक बहुत ही बड़ा मतलब क्लास बैक लगेगा, ऐसे कह सकते हैं। तो मार्च 2012 में स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ ना, जो भी फाइनेंशियल, जो भी ईरान को शायद फॉर एग्जांपल अभी ऑयल बेचना होगा इंडिया को, तो पेमेंट कैसे रिसीव करेगा। इंडिया कहेगा भाई स्विफ्ट सिस्टम तो नहीं है, हम पेमेंट कैसे करेंगे, स्विफ्ट सिस्टम तो नहीं है, हम यूएस तो आपको कैसे मतलब हमारा करेंसी का कुछ एक्सचेंज वगैरह कैसे होगा। आप INR से ठीक है, आप रुपीज़ में पेमेंट ले लीजिए, तो बट रुपीज़ में पेमेंट लेने का एक
बहुत ही बड़ा मतलब क्लैश क्या होता है ना, आप रुपीज़ आपको पता होगा बहुत सारे देश अभी एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और रुपये का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट मेजोरिटी देश एक्सेप्ट नहीं करते। तो रुपये का ईरान लेके क्या करेगा, ईरान किस देश में इन्वेस्ट करेगा, जिस ईरान अपनी इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। उसके एज ए रिजल्ट उसको क्या करना, फिर उसके बाद उस रुपये को उन्हें लाके यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, इंडिया में आके निवेश करना होगा फिर। तो इतना मतलब आप कह सकते हैं कि ईरान रुपये लेना इतना पसंद नहीं करता। तो जो ऑयल वगैरह का पेमेंट है उसका वो भी रुक गया ईरान का। तो मतलब ये एक स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देने के बाद तो एक मेजर सेटबैक लगा ईरान को। ईरान का फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमी पूरा मतलब बर्बाद हो गया इस स्विफ्ट सिस्टम से निकलने के बाद। उसके बाद आप आते हैं रशिया। देखिए रशिया का हालत ईरान जैसा तो नहीं हुआ, रशिया इतना तो पूरा हिट नहीं किया, बट फिर भी हिट किया। क्योंकि देखिए रशिया जो भी ऑयल एक्सपोर्ट करता था यूरोप को, उसके ऊपर तो पहली बात वो कैसे फाइनेंस मतलब रिसीव कैसे करेगा पेमेंट्स, जो भी अगर सपोज यूरोप को ऑयल बेचा नहीं कि एशिया को बेच दिया, या फिर एशिया की कुछ कंट्रीज़ को, इंडिया को बेच दिया, चाइना को बेच दिया, तो पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगा। स्विफ्ट तो नहीं है ना वहाँ पे, स्विफ्ट सिस्टम में से तो उन रशियन बैंकों को तो निकाल दिया गया है। तो रशिया कैसे रिसीव करेगा, रिसीव ही नहीं कर पाएगा, उनके पेमेंट्स रिसीव ही नहीं कर पाएगा। उस एज ए रिजल्ट क्या है ना, अभी रशिया क्या कर रहा है ना, इंडिया से रुपीज़ ले रहा है, INR ले रहा है, फिर वो क्या कर रहा है ना, उस रुपये को इंडिया में ही वापस निवेश कर रहा है, ठीक है। इंडिया में भी वापस री इन्वेस्ट कर रहा है, आप समझ लीजिए। तो उससे इंडिया का भी फ़ायदा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में रशिया को फ़ायदा नहीं हो रहा है कि उसके पास तो कुछ पेमेंट जा ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो देखिए सैंक्शन, स्विफ्ट का सैंक्शन एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है। वो जिस देश पे लग जाता है ना, ये उस देश का पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है, पूरा डाउनफॉल उस देश का शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल रशिया कुछ ना कुछ करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके रखा है, इतना इम्पैक्ट नहीं बढ़ा रशिया का, फिर भी इम्पैक्ट आया है रशिया की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि तो अच्छा देखिए कि स्विफ्ट का इतना बड़ा डोमिनेशन हो गया, तो स्विफ्ट के डोमिनेशन को कैसे बीट करे, कौन क्या करे, इतना इतना साल हो गया 1973 से आज तक स्विफ्ट डोमिनेट करके आ रहा है, उसको कुछ जुगाड़ तो करना होगा ना। देखिए उसके लिए आता है कौन सा देश ना, ब्रिक्स। अच्छा देखिए ब्रिक्स पहले ब्रिक था 2010 में, 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक का पार्ट बना और ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ब्रिक्स जनरली कंपोजेस ऑफ 5 नेशंस विच स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स और स्विफ्ट कैसे मतलब देखिए, स्विफ्ट का तो मेन क्या होता है ना, स्विफ्ट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स का नेशन में मेन 3 इकोनॉमीज होते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। और चाइना को आपको पता होगा बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर। उसके बाद इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है, रशिया भी अभी मतलब ठीक ठाक एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। रशिया का ऑयल बहुत ज़्यादा देशों को जाता है, तो वैसे इंडिया भी जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, तो वो सब बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ब्रिक्स नेशन बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करते हैं। इंटरनेशनल मतलब ब्रिक्स एमर्जिंग इकोनॉमी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल डोमिनेंस ऑफ USA एंड G10 कंट्रीज। तो ब्रिक्स कैसे मतलब अभी देखिए बाकी से इन ये 3 देश मेजर इकोनॉमिक देश है। तो आज रिजल्ट क्या रहा ना, जो ट्रेडिशनल डोमिनेंस था USA का कि अरे भाई हम तो सीनियर है, यूरोप का वैसे ही करे भाई हम तो सीनियर है, यूरोप में कुछ हुआ तो वर्ल्ड में इफेक्ट आएगा, USA में कुछ हुआ तो वर्ल्ड में इफेक्ट आएगा, बाकी सारे देश तो जाए भाई भाड़ में जाए। तो वैसे तो नहीं होता ना, अभी मतलब चेंज हो रहा है, वो इकोनॉमी थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिक्स का एक अल्टरनेटिव सिस्टम क्या हो सकता है, देखिए ब्रिक्स का अभी ब्रिक्स अपने एक करेंसी के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है R5। क्योंकि ना देखिए इन 5 देशों का करेंसी का नाम R से शुरू होता है, तो R5 रुपये, रूबल वैसे ही, ठीक है। तो ब्रिक्स अभी एक सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश करना है। देखिए ब्रिक्स 2 बैंक अभी एस्टेब्लिश किया है, कॉन्टिनेंट्स रिजर्व बैंक और एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और CRA। इन दोनों बैंक के थ्रू ब्रिक्स चाहता है कि एक मतलब एक सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए जिसके थ्रू जैसे हम स्विफ्ट में ट्रेड करते हैं, तो ब्रिक्स कंट्रीज अपने आप में या फिर ब्रिक ट्रेड करें, उसके बाद वो धीरे धीरे वो वर्ल्ड में फैले, ठीक है। ब्रिक्स इसलिए एक चाहता है कि अल्टरनेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके ऊपर भी ब्रिक्स धीरे धीरे काम कर रहा है। अभी R5 का काम कर रहा है, ठीक है, R5 के ऊपर भी काम कर रहा है।
इसके बाद आते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या मतलब ब्रिक्स के ऊपर क्या चैलेंज आता है? क्या चैलेंज आ गया भाई कि ब्रिक्स तो आराम से एक ही चुटकी में डेवलप कर सकता है, उसके पास तो इकोनॉमी पावर भी है, पैसा तो है, तो क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? देखिए, स्विफ्ट के आगे स्विफ्ट के पास मेजर एडवांटेज क्या है? देखिए, स्विफ्ट के पास स्टैंडर्डाइजेशन है, सिक्योरिटी है और ग्लोबल एक्सेप्टेंसी। देखिए, यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी आपको पता होगा, ठीक है? तो उस यूएस डॉलर क्यों ग्लोबल करेंसी ना, उस वो एक स्टैंडर्ड करेंसी, मतलब वर्ल्ड वार टू से अभी तक यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी आ रहा है, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी, देखिए स्विफ्ट का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्विफ्ट का सिक्योरिटी सिस्टम, उसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस, स्विफ्ट को हर देश एक्सेप्ट करता है, हर देश का बैंक स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करता है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ ना, स्विफ्ट सिस्टम को सब ने एक्सेप्ट किया। तो ब्रिक्स के आगे मेजर चैलेंज आता है क्या, सब देशों को एक्सेप्ट कराना कि देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आप समझिए कि सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा बैंक एक सिक्योर बैंक है, ठीक है? हमारा बैंक एक स्टैंडर्डाइज्ड बैंक है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बैंक है, तो आपको कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात पहले स्विफ्ट को ब्रिक्स को समझाना होगा पूरे वर्ल्ड को। उसके बाद उनका करेंसी जाके ग्लोबल करेंसी हो सकता है। पर मेजर देखिए यहाँ पे क्या आता है ना, ये इंडिया और चाइना, देखिए चाइना को आपको पता होगा, चाइना इंडिया बॉर्डर पे बहुत काम धाम करते रहता है। चाइना का एक बहुत ही बड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है ये, बाकी उनके मतलब नेबरिंग नेशंस की। और उसके बाद ताइवान का इशू, जहाँ पे इंडिया चाइना एक साथ नहीं आते। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे जहाँ पे इंडिया चाइना एक साथ नहीं आते, तो उनको पहले उन इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा। फिर इंडिया को देखना आगे होगा कि चाइना का युआन जैसे कोई कहीं भी डोमिनेट ना कर जाए, क्योंकि अगर युआन डोमिनेट कर गया फिर इंडिया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया ना, तो इंडिया को वो भी देखना होगा, ठीक है? वो एक चैलेंज है। उसके बाद आता है देखिए इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रेड। देखिए अभी ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में यूएसए और G10 कंट्रीज़ का बहुत बड़ा डोमिनेशन है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, क्योंकि यूएस एक डॉलर है और बाकी G10 कंट्रीज़ यूरोप में आते हैं और यूरोप के पास पैसा है, ठीक है? देखिए तो ग्लोबल ट्रेड में स्विफ्ट का एज ए रिजल्ट क्या होता है ना, स्विफ्ट का डोमिनेशन ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत आ जाता है। उसके बाद ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस कैसे होता है ना, देखिए ब्रिक्स अभी एक इमर्जिंग पावर है जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ब्रिक्स कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई एक फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब स्विफ्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए, यूएस डॉलर के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए। देखिए यूएस डॉलर एक कह रहा हूँ ना, यूएस डॉलर एक बहुत ही मेजर करेंसी। हम कभी वीडियो में बाद में समझाएंगे कि यूएस डॉलर कैसे इतना बड़ा ग्लोबल करेंसी बना, कैसे बना, ये सब कैसे हुआ। तो एक कैसे मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर यूज़ करके यूएस हर जगह डोमिनेट करके रहता है, ठीक है? उसके बाद हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस की। देखिए द पोटेंशियल शिफ्ट इन द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द यूएस G10 कंट्रीज टू ब्रिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विफ्ट कुड हैव ग्लोबल जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस की। देखिए कि मतलब फॉर एग्जांपल ब्रिक्स को मतलब स्विफ्ट से हटा के ब्रिक्स ने अपना एक करेंसी सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया, एक कोड एस्टेब्लिश कर लिया, एक कुछ एस्टेब्लिश कर लिया, एक ट्रांजैक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया जिससे बैंक ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो उसका कुछ बहुत ही बड़ा जियो टेक्निकल इम्प्लीकेशंस भी आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो एक बहुत ही बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग एरिया है, तो वहाँ से कुछ देश कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर को रिजेक्ट करके कैसे ब्रिक्स के करेंसी को एक्सेप्ट करें, उसके बारे में भी है। तो कंक्लूजन यही है कि अभी देखिए स्विफ्ट सिस्टम डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है। नो डाउट ब्रिक्स अपना काम कर रहा है, ब्रिक्स एक मेजर चेंज भी ला सकता है, बट देखिए अभी के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज ए रिजल्ट इंडिया चाइना अगर एग्री नहीं करेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए अभी उसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बाद में कभी आपको पूरा एक वीडियो बना के समझा दूंगा। तो दिस इज़ फॉर दी वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।